एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 8, जिसका नाम है सामाजिक आंदोलन, और इसके आज नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में। सबसे पहला स्लाइड जो हमारा कहता है वो कहता है सामाजिक आंदोलन क्या है। सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सामाजिक आंदोलन इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ये चैप्टर के नाम से रिलेशन रखता है, अपना संबंध रखता है। तो ये क्या है? ये समाज को एक आकार देता है। क्या देता है? आकार देता है। आकार मतलब क्या होता है कि उसको बनावट के रूप में प्रस्तुत करता है। एक आकार देके, एक बनावट के रूप में समाज के सामने जो प्रस्तुति आपको मिलती है वो क्या होता है? सामाजिक आंदोलन का एक हिस्सा होता है। 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी में कुछ सुधार आंदोलन हुए हैं। 19वीं सदी में कुछ सुधार आंदोलन हुए, जैसे जाति व्यवस्था के विरुद्ध, लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध, राष्ट्रीय आजादी की आंदोलन आदि। अब देखिए, ये सामाजिक आंदोलन का मतलब क्या होता है कि समाज के अंदर रहने वाले लोगों के जीवन शैली से जुड़ी जितनी भी परेशानियां होती है उनको सही तरीके से एक आकार देना। अब आकार देने का मतलब समझ लीजिए, जाति व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन हुआ। जाति व्यवस्था का मतलब तो आप समझते हैं कि हमारे ही समाज में रहने वाले बहुत सारे ऐसे जाति हैं जिन्हें नीचे तबके की जाति को समझा जाता है, मतलब लोअर कास्ट समझा जाता है, दबा कुचला समझा जाता है, हीन भावना से उसे देखते हैं। तो ये सामाजिक आंदोलन क्यों हुआ था? ताकि उन सभी जातियों को समान अधिकार प्राप्त हो। इसके अलावा है लिंग आधारित। ये लिंग आधारित कहने का मतलब है महिला पुरुष के बीच में जो खाई बनी हुई थी, बहुत पहले की बात है। अभी तो खैर बहुत सुधर चुका है हमारा समाज, लेकिन अभी भी ये इस तरह की चीजें ना आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा है लिंग आधारित के बाद भेदभाव के विरुद्ध। भेदभाव भी बहुत होता था। भेदभाव कहने का क्या मतलब है कि एक ही समाज में रहने के बावजूद अलग अलग लोगों को भेदभाव की दृष्टि से देखना। जैसे किसी के पास जमीन बहुत ज्यादा है तो उसे जमींदार समझना, और जो उसके पास कम है उसे मतलब बिल्कुल समाज में कोई वैल्यू ही नहीं देना, किसी प्रकार का महत्व ही नहीं देना। तो ये भेदभाव था। इसके विरुद्ध भी हमारे यहाँ सामाजिक आंदोलन हुआ था। अब राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन भी जो था ये इसी प्रकार के आंदोलनों में से आता है, जिसमें हमारे भारत देश के आजादी को लेकर बात हुई थी। किस चीज को लेकर बात हुई थी? आजादी को लेकर। हमारा भारत तो गुलाम था पहले। देखिए, हमारे भारत के अंदर क्या था कि पहले इस्लाम के कुछ कुख्यात अपराधी कह सकते हैं, अपराधी थे वो लोग जो हमारे यहाँ के शासन किए, चाहे वो इस्लाम का कोई भी शासक हो। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ अकबर ने हमारे लिए ये कर दिया। अरे किसी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ हमें लूटा है, हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे समाज के साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया है, हमारे धर्म के साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया है। किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद ब्रिटिश जब आए तो इन्होंने तो खूब लूटा, हमें 150 सालों तक तो खूब लूटा, हमारे यहाँ खूब तबाही मचाई। तो इसके खिलाफ जो भी आंदोलन हुआ उसे हम राष्ट्रीय आजादी का आंदोलन कहते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामाजिक आंदोलन के लक्षण। अब देखिए, सामाजिक आंदोलन के लक्षण को भी जानना जरूरी है कि समाज के जो आंदोलन होते हैं उनके लक्षण क्या है, कौन कौन से तरीके हैं, किन किन तरीकों से वो आंदोलन करते हैं। एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन के लिए होते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि सामाजिक आंदोलन जितने भी होते हैं वो जनता के हित के लिए किया जाता है। जनहित का मतलब क्या होता है? जनता के हित के लिए किया जाने वाला आंदोलन जनहित आंदोलन कहलाता है। अब इसके उदाहरण में आप कह सकते हैं आदिवासियों का जंगल पर अधिकार। आदिवासी जो जंगलों के साइड रहते थे या जिनका मतलब वास्तविक ठिकाना ही जंगल हुआ करता था, और अचानक से फैक्ट्री, सड़कें, रेल पटरी बनने के कारण उनको जंगलों से विस्थापन होना पड़ा, तो इनके हक के लिए जो लड़ाई लड़ा जाएगा वो जनहित के लिए लड़ा जाने वाला लड़ाई कहा जाएगा। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक आंदोलन किया जाता है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, समाज की स्थिति को सुधारने के लिए, समाज का जो क्या होता है, समाज में कभी कभी चीजें उल्टी सीधी होती है तो उसे संयोजित ढंग से संभाल के रखने के लिए जो आंदोलन होता है उसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। सामाजिक आंदोलन के विरोध में प्रतिरोधी आंदोलन जन्म लेते हैं। इनके प्रतिरोध करने के लिए, इन्हें रोकने के लिए जो आंदोलन जन्म लेते हैं उन्हें हम प्रतिरोधी आंदोलन कहते हैं। जैसे सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन के खिलाफ धर्म सभा बनी थी।
जब सती प्रथा हुआ ना, सती प्रथा तो हमारे भारतीय समाज का एक संस्कृति था। पहले बहुत होता था कि अगर पति मर जाए तो उसकी पत्नी को जबरदस्ती आग में जला दिया जाता था, यही है सती प्रथा। लेकिन जब सती प्रथा के विरोध राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई तो इनके खिलाफ एक धर्म सभा बन गया। एक लोगों ने ग्रुप बना लिया कि ये हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो धर्म सभा बन गया। अब इसे क्या कहेंगे, जब सामाजिक सुधार के खिलाफ कोई नया आंदोलन बन जाए तो उसे प्रतिरोधी आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने सती प्रथा खत्म करने के विरुद्ध कानून बनाने की मांग की। अंग्रेजों ने भी सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की मांग की और सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न साधन विकसित करते हैं, जैसे मोमबत्ती या मसाल जुलूस, नुक्कड़ नाटक, गीत इत्यादि। अब देखिए, मसाल लेके खड़ा होना, मसाल लेके मार्च करना, स्ट्राइक करना, नुक्कड़ पे नाच गाने करना कविता के द्वारा, ये सब क्या है, सामाजिक आंदोलन के लक्षण है, जिससे लोगों को इसमें भावना जगता है। उनको इस तरह की भावना उत्पन्न होती है कि ये सब करने से ना हमारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, इनका हमारे सामाजिक आंदोलन का विकास होगा, विस्तार होगा। तो ये था सामाजिक आंदोलन के लक्षण। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत क्या है? सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत मतलब किस गुणवत्ता के आधार पर सामाजिक आंदोलन किया जाता है। तो देखिए, सापेक्षिक वचन का सिद्धांत पहला सिद्धांत है, दूसरा है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, ये दूसरा है, और तीसरा है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत है जो सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो हम एक एक सिद्धांत को समझेंगे कि ये सापेक्षिक वचन का सिद्धांत क्या है, ये द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन क्या है, और संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत क्या है। तो इन तीनों चीजों को बारी बारी से समझते हैं। देखिए, सापेक्षिक वचन का सिद्धांत क्या होता है उसे जान लेते हैं। सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है, समाज में संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब सामाजिक समूह अपनी स्थिति खराब समझता है। जब समाज के अंदर रहने के बावजूद हमें लगे कि यहाँ का माहौल खराब है, यहाँ समस्याएं हैं, तब जाके क्या होता है, सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है। मनोवैज्ञानिक कारण जैसे कि क्षोभ या रोष, जब हमें किसी भी प्रकार का लालच हो अपने समाज से, या फिर वो लालच हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, तब क्या होगा, ईर्ष्या करने लगेगी, तब जाके क्या होगा, सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसे हम सापेक्षिक वचन का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सापेक्षिक वचन के सिद्धांत की सीमाएं क्या है, क्या क्या सीमाएं हैं? तो देखिए, सामूहिक गतिविधि के लिए वचन का आभास आवश्यक है, लेकिन एक पर्याप्त कारण नहीं होता है इसके लिए। समझिएगा बात को कि क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। सामूहिक गतिविधि के लिए क्या होता है, वचन का आभास आवश्यक है। जो हम बोलते हैं उसको सोचना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे पर्याप्त कारण आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा नंबर 1 सापेक्षिक वचन का सिद्धांत, जो सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत में पहला स्थान रखता है। अब हम दूसरा जानेंगे, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन क्या है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। अब इसे समझ लेते हैं। सामाजिक आंदोलन में स्वयं का हित चाहने वाले, जो सामाजिक आंदोलन होता है इसमें स्वयं का हित, अपना हित, अपनी अच्छाई चाहने वाले विवेकी व्यक्तिगत अभिनेताओं का पूर्ण योग है। ऐसे लोग जो खुद का अच्छा चाहते हैं, खुद का भला चाहते हैं, खुद के लिए सब कुछ चाहते हैं। अब देखिए, व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए इसमें शामिल होगा और इसमें जोखिम भी कम है और लाभ अधिक है। जहां पे इनका जोखिम कम है और लाभ अधिक है, ये क्या है, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। अब जो लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन की सीमाएं हैं उनको जान लेते हैं। सामाजिक आंदोलन की सफलता संसाधनों व योग्यताओं पर निर्भर करती है कि आप कितना अवेलेबल हैं, कितना आपके यहाँ एलिजिबिलिटी है, आप कितना ज्ञानी हैं, आप कितना समाज को समझते हैं, आपको समाज कितना समझता है। ये सारी बातें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन की जो सफलता है, कोई भी सामाजिक आंदोलन की सफलता, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, स्वतंत्रता के लिए हो, जाति के लिए हो, परंपरा के लिए हो, संस्कृति के लिए हो, किसी भी प्रकार की जो सामाजिक आंदोलन है उसकी सफलता जो है वो संसाधनों की योग्यता पर निर्भर करता है कि वो इस काबिल है या नहीं है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब हम इसके अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। ये नंबर 3 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि सामाजिक आंदोलन नेतृत्व
संगठनात्मक क्षमता तथा संचार सुविधाओं का एकत्र करना इसकी सफलता का जरिया है। देखिए संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत जो है उसमें क्या है कि सामाजिक आंदोलन जो नेतृत्व के ऊपर भी आधारित होता है, संगठनात्मक क्षमता के ऊपर भी आधारित होता है तथा संचार सुविधा, कैसे कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कितनी जल्दी जा रही है, कैसे कैसे माध्यमों से जा रही है, इसका एकत्र करना इसकी सफलता का जरिया है। और देखिए इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे प्राप्त संसाधनों की सीमा से वंचित नहीं, नए प्रतीक एवं पहचान की रचना भी कर सकती है। देखिए सबसे पहला कि प्राप्त संसाधनों की सीमा में वंचित नहीं है, कोई भी छूटा नहीं है, और नए प्रतीक मतलब नया जो चिन्ह होता है, नए जो इनके पहचान होते हैं उसकी रचना भी ये कर सकती है। तो ये 3 टॉपिक था जो आपके इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामाजिक आंदोलन के प्रकार। अब देखिए सामाजिक आंदोलन तो हमने पढ़ लिया, इसके सिद्धांतों को पढ़ लिया, इसके लक्षणों को पढ़ लिया, इसके सीमाओं को पढ़ लिया, लेकिन इसके प्रकार को भी जानना जरूरी है कि आखिर सामाजिक आंदोलन होता है तो ये कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिदानात्मक आंदोलन सबसे नंबर 1 है, प्रतिदानात्मक आंदोलन, दूसरा है सुधारवादी आंदोलन और तीसरा है क्रांति आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े और सबसे बड़ी बात है कि चैप्टर ही बड़ा मजेदार है। सोशियोलॉजी हो जाए, पॉलिटिकल साइंस हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, अगर आप वाकई में दिल से पढ़ते हैं ना तो आपके लिए इससे बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है। हालांकि मैं किसी भी सब्जेक्ट को खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट ना बड़ा दिल से पढ़ा जाता है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। आइए हम सामाजिक आंदोलन के प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला क्या है, प्रतिदानात्मक। तो प्रतिदानात्मक के बारे में जान लेते हैं कि व्यक्तियों की चेतना, समझ, बुद्धि, सोच तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाते हैं। क्या लाते हैं? व्यक्ति की सोच में, समाज के सोच में, अभिव्यक्ति की सोच में परिवर्तन लाते हैं, चेतना की गतिविधियों में परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि केरल में इजहावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। जो इनकी संस्कृति थी, जो इनका प्रथा था, जो इनके चाल चलन थे, रहने के ढंग थे, उनका बदलाव किया किसने? केरल के रहने वाले ये समुदाय हैं जिनका नाम है इजवाहा समुदाय। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इजवाहा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के उपस्थिति में अपने समाज के तौर तरीके को बदल दिया। तो ये प्रतिदानात्मक आंदोलन में आएगा। दूसरा कह रहा है सुधारवादी आंदोलन के बारे में बताइए। तो आइए हम सुधारवादी आंदोलन के बारे में जानते हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास, सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे व प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने जैसे चीजों को क्या कहेंगे? सुधारवादी आंदोलन कहेंगे। यहां भी बदलाव है, वहां भी बदलाव था और आगे भी बदलाव है, लेकिन बदलाव में थोड़ी थोड़ी सी अंतर है। क्या है कि सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे धीमे, धीरे धीरे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने, जैसे 1960 के दशक में क्या हुआ? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एवं सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ। आपको पता है ना कि हमने इस चीज को कई बार पढ़ा है। देखिए लोगों को लगता है कि बच्चों को लगता है कि सोशियोलॉजी अलग है, हिस्ट्री अलग है, पॉलिटिकल साइंस अलग है। बिल्कुल गलत फहमी में मत रहेगा, ये सभी एक ही हैं, ये सभी एक ही जड़ से निकले हैं और सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक है। देखिए यहाँ पे आ गया भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण। हमने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा, हिस्ट्री में भी पढ़ा और अब हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 1960 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एवं सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ। इसे क्या कहेंगे? सुधारवादी आंदोलन कहेंगे। आगे की स्लाइड में चलते हैं और क्रांति आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा क्रांति आंदोलन। अब हम जानते हैं कि क्रांति आंदोलन क्या था। तो देखिए सामाजिक संबंधों में आमूल, समाज के संबंधों में, जो समाज में हम रहते हैं उनके संबंधों में आमूल परिवर्तन करना तथा राज सत्ता पर अधिकार करना। जैसे वाल्शेविक क्रांति, जिसमें रूस ने जार को अपदस्थ किया था, उसको पद से हटा दिया था। तो ये क्या हुआ? क्रांति आंदोलन हुआ। क्रांति आंदोलन में आप फ्रांस की क्रांति को भी ले सकते हैं। जनता बिगड़ गई, गुस्सा हो गई, लुई सोल्जर को गद्दी से हटा दिया, उसके जगह पर बहुत सारे नए नए लोग आए। लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट आया, फिर नेपोलियन बोनापार्ट भी वाटरलू की लड़ाई में हार गया और उसके बाद फिर से बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है ना वो चलता रहता है। तो ये क्रांति आंदोलन था।
अब सामाजिक आंदोलन के ये 3 प्रकार थे, इनके अन्य प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं कि सामाजिक आंदोलन के कोई अन्य प्रकार भी हैं, तो उन्हें देखते हैं। सामाजिक आंदोलन के अन्य प्रकार, पुराना सामाजिक आंदोलन जो आजादी से पूर्व था, हमारे भारत के आजाद होने से पहले जो आंदोलन होते थे उसके बारे में जान लेंगे, और नया सामाजिक आंदोलन। ये 2 प्रकार है जो हम अभी पढ़ेंगे। पहला है पुराना सामाजिक आंदोलन और दूसरा है नया सामाजिक आंदोलन। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हुए हम जानते हैं कि पुराना सामाजिक आंदोलन किस प्रकार से कार्य करता था, क्या था, कैसे संबंध है इसके हमारे सामाजिक आंदोलन के साथ। तो नारी आंदोलन हुआ था कब? आजादी से पहले नारी ने खुद के लिए आंदोलन किया गया। इनको समानता का अधिकार नहीं था, इनको मत गिराने का अधिकार नहीं था, इनको हीन भावना से देखा जाता था, इन्हें राजनेता नहीं बनने दिया जाता था, इन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, इनका बाल विवाह कर दिया जाता था, इनका सती प्रथा कर दिया जाता था। इसके खिलाफ नारी ने आंदोलन किया आजादी से पहले। सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया आजादी से पहले। मैंने अभी आपको सारे डिटेल्स बता दिया कि आजादी से पहले इन्होंने क्या किया, तो नारी आंदोलन किया, सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया, बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन किया, जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया, राजनीतिक दायरों के लिए, ये महत्वपूर्ण होते हैं, ये राजनीतिक दायरों के लिए भी इन्होंने आंदोलन किया कि हम भी राजनीति में हिस्सा लेंगे, हम भी अपने महिलाओं के जीवन शैली को सुधारने के लिए, इनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करेंगे। तो ये सारे आंदोलन थे पुराने सामाजिक आंदोलन में जो आजादी से पहले हो गए थे। 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, 1947 से पहले के ये सारे आंदोलन हैं जो पूर्व आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब नया सामाजिक आंदोलन के बारे में जान लेते हैं कि नया सामाजिक आंदोलन क्या है। तो देखिए, जीवन स्तर को बदलने एवं शुद्ध पर्यावरण के लिए बिना राजनीतिक दायरे के होते हैं तथा राज्य पर दबाव डालते हैं। नया सामाजिक आंदोलन जो है वो क्या करता है, जीवन स्तर को बदलने के लिए, समाज में जो लोग हैं उनके जीवन में बदलाव करने के लिए एवं शुद्ध पर्यावरण, सही तरीके से पेड़ पौधे, वायु, वर्षा इत्यादियों के लिए बिना राजनीतिक दायरे के, इनमें कोई राजनीति नहीं होता, और राज्य पर दबाव बनाते हैं कि भाई तुम इसे सही करो, सड़कों को सही करो, पेड़ पौधे लगाओ, नदियों को साफ करो, वातावरण को साफ करो, गंदगी मत फैलाओ, कचरा साफ करो। तो ये सारे क्या है, नया सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पारिस्थितिकीय आंदोलन क्या है। पारिस्थितिकीय आंदोलन क्या होता है? जीव विज्ञान एवं भूगोल की एक शाखा है ये। क्या पारिस्थितिकीय आंदोलन क्या है? तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी का और ज्योग्राफी की एक शाखा है, मतलब इसका एक टहनी कह सकते हैं, इसका एक हाथ है, जिसमें जीव समुदायों को उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि हम जीव विज्ञान से रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है, भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने वातावरण के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने समाज के तौर तरीके के बारे में पढ़ते हैं। इसका संबंध है आपस में, इनका आपस में परस्पर संबंध है। प्रत्येक जंतु या वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, एक निश्चित वातावरण में रहता है। प्रत्येक जंतु, मतलब जीव जंतु, इंसान हो गया, जानवर हो गया, या फिर पेड़ पौधे, वो एक निश्चित वातावरण में रहता है। आपको पता है कि ठंड में रहने वाले जंतु अलग होते हैं, गर्मी में रहने वाले जंतु अलग होते हैं, ठंड में जन्म लेने वाले पेड़ पौधे भी अलग होते हैं, गर्मी में भी पेड़ पौधे अलग होते हैं। इन सब का बनावट बिल्कुल अलग होता है। उदाहरण के लिए चिपको आंदोलन ले सकते हैं, जो उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड में आप कह सकते हैं, वनों को काटने के रोकने तथा पर्यावरण के बचाव करने के लिए स्त्रियां पेड़ों से चिपक गई थी। चिपको आंदोलन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, हालांकि मैंने चिपको आंदोलन ऑलरेडी कई बार पढ़ा दिया है। चिपको आंदोलन में क्या हुआ, उत्तराखंड में जब पेड़ कटने लगी तो पेड़ कटने के खिलाफ महिलाओं ने पेड़ को पकड़ लिया और कहा पेड़ नहीं काटने देंगे, और इसीलिए पेड़ों से जो चिपकने की पद्धति थी, इसलिए इसका नाम रखा गया चिपको आंदोलन। चिपक गई और पेड़ काटने नहीं दिए। इस प्रकार यह आंदोलन जो है वो आर्थिक, पारिस्थितिकीय एवं राजनीतिक बन गया। आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए तो था ही, पारिस्थितिकीय भी था और राजनीति भी इसके अंदर आ गया था। तो ये था पारिस्थितिकीय आंदोलन। चिपको आंदोलन इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा चिपको आंदोलन को। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वर्ग आधारित आंदोलन। वर्ग आधारित आंदोलन क्या है? तो देखिए, किसान आंदोलन 1858 से 1914 के बीच हुआ था। ध्यान से समझिएगा, किसान आंदोलन कब हुआ? 1858 से 1914 के बीच। इसमें क्या हुआ कि स्थानीय विभाजन एवं विभिन्न शिकायतों से सीमित होने की ओर प्रवृत्त हुआ। ध्यान से समझिए कि क्या कह रहा है। वर्ग आधारित आंदोलन क्या था? तो किसान आंदोलन था। कब से कब? 1858 से 1914 के बीच।
इसमें जो स्थानीय था, बीच में स्थानीय लोग थे, इनका जो विभाजन एवं विभिन्न शिकायत से सीमित होने की ओर प्रवृत्त हुआ। इनकी जो शिकायतें थी, इनका जो मांग था, इनकी जो इच्छा थी, उसके पूर्ति करने के लिए ही यहाँ पे किसान आंदोलन किया गया था, क्योंकि किसान की स्थिति उस समय बहुत दयनीय थी। एक तो अंग्रेजों के शासन में ही जब ब्रिटिश शासन करते थे तो इन्होंने किसानों की स्थिति और ज्यादा खराब कर दी। जबरदस्ती अपने हिसाब से खेती करवाना, खेती के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लगान लेना, इनको कर्ज के तले दबा देना, इनको परेशान करना, मारपीट करना, इनके जमीनें छीन लेना, इनके पशुओं को छीन लेना, इनके पेड़ों की जबरदस्ती कटाई कर लेना, ये सारी परेशानियां थी किसानों के साथ। अब हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जान लेते हैं कि 1859 से 1862 में क्या हुआ। नील की खेती के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया। किसने? किसान ने। मैंने अभी आपको बताया अंग्रेज का शासन था, वो जबरदस्ती अपने मन मुताबिक जिसमें उनको ज्यादा फायदा प्राप्त होता था वैसी खेती हमारे भारतीय किसानों से वो करवाते थे। तो 1859 से 1852 में किसानों ने नील की खेती करने के विरोध में आंदोलन किया। 1857 में दक्षिण का विद्रोह में साहूकार के विरोध में हुआ। साहूकार ये वही लोग थे जो ऊंचे इंटरेस्ट रेट पे छोटे किसानों को पैसा देते थे और उनसे अधिक से अधिक मुनाफा कमाते थे। तो उनके खिलाफ 1857 में इनका विरोध हुआ। अब 1928 में क्या हुआ? लगान विरुद्ध बारडोली सूरत में लगान के विरुद्ध इन्होंने संग्राम किया, आंदोलन किया। लगान का मतलब टैक्स, जो इनके जमीन से कर के रूप में वसूला जाता था। 1920 में क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया। वन नीति तो आपको पता है, क्लास 9th में वन नीति आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। इन्होंने क्या किया कि जंगलों में जाने से इन लोगों को मना कर दिया, पशुओं को चराने से मना कर दिया। जो मानव या फिर जो जाति जंगलों पर ही आधारित थे, लकड़ी काट कर या फल पौधे या शिकार करके जैसे भी अपना जीवन चला रहे थे, उनको अंदर जाने से मना कर दिया। तो उनके खिलाफ 1920 में इन्होंने आवाज उठाई। 1920 से 1940 में क्या हुआ? ऑल इंडिया किसान सभा ने आंदोलन किया। पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ 1920 से 1940 में। अभी आपने देखा होगा कि ये किसान आंदोलन जो हुआ है उसमें राजेश टिकैत थे। तो इनके पिताजी उस समय बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, वो भी कई बार किसान आंदोलन कर चुके हैं। तो 1920 में क्या हुआ? 1920 से 1940 के बीच में ऑल इंडिया किसान सभा के अंदर आंदोलन हुआ था। तो ये था वर्ग आधारित आंदोलन। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है स्वतंत्रता के समय दो मुख्य किसान आंदोलन कौन कौन से थे। जब स्वतंत्रता हो रहा था 1947 के आसपास की बात है, उस समय किसानों ने जो दो मुख्य आंदोलन किए उसके बारे में बताइए। तो देखिए 1946 से 1947 की बात है, 1946 से 1947 की बात है। तिभागा आंदोलन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है तिभागा आंदोलन। यह संघर्ष पट्टेदारी के लिए हुआ था, पट्टेदारी के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। कब? 1946 से 1947 के बीच में। इसका नाम क्या था? तिभागा आंदोलन। 1946 से 1951 में तेलंगाना आंदोलन भी हुआ था। यह हैदराबाद की सीमांती दशाओं के विरुद्ध था। हैदराबाद के जो सीमांत थे उनकी दशाओं के, मतलब उनका जो दैनिक जीवन जितना खराब चल रहा था उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। कब? 1946 से लेकर 1951 में। तेलंगाना आंदोलन के नाम से यह जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद दो बड़े सामाजिक आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद जो दो बड़े सामाजिक आंदोलन हुए हैं उनको भी जानना जरूरी है। 1967 में नक्सली आंदोलन हुआ है, ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है। पश्चिम बंगाल का एक जगह है नक्सलवाड़ी, जहां से यह आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन भूमि को लेकर हुआ था, जमीन को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया था। कब? 1967 में। इसका नाम क्या था? नक्सली आंदोलन। और दूसरा है नए किसानों का आंदोलन। ये दो आंदोलन ऐसे थे जो स्वतंत्रता के बाद सामाजिक आंदोलन हुए हैं, एक तो 1967 में और दूसरा नए किसान के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नया किसान आंदोलन क्या है। यहाँ पे आपको नया किसान आंदोलन समझना जरूरी है। 1970 में पंजाब एवं तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ। नया किसान आंदोलन क्या था? 1970 में शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ? तो पंजाब में शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ? तमिलनाडु में शुरू हुआ। प्रारंभ यहीं से हुआ है 1970 में। दल रहित थे, किसी भी राजनीतिक दल का इसमें वर्चस्व नहीं था। इन्होंने किसी भी राजनीतिक दल से सहायता प्राप्त नहीं किया था। ये दल रहित थे, क्षेत्रीय आधार पर संगठित थे, अपने लोकल एरिया के हिसाब से ये काम कर रहे थे, क्षेत्र के आधार पर ये संगठित थे। कहते हैं ना कि अपने अपने क्षेत्र के आधार पर जो इन्होंने आधार पर संगठित होने का मतलब है कि जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए बता दूं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं
और मेरा जिला जो है मैं उसके आधार पर लोगों को इकट्ठा किया और उनके इकट्ठा करने के बाद अपने लिए आंदोलन किया, समाज के लिए आंदोलन किया, समाज के सुधार के लिए आंदोलन किया, तो उसे आप क्षेत्रीय आधार पर संगठित आंदोलन कह सकते हैं। कृषक के स्थान पर किसान जुड़े, जो किसान थे वो ये सब हिस्सेदारी ले रहे थे इन आंदोलन के। किसान उन्हें कहा जाता है जो वस्तुओं के उत्पादन एवं खरीद दोनों में बाजार से जुड़े होते हैं। अब कहीं भी मार्केट लगता है, इसका क्या मतलब है? कुछ किसान अपने चीजों को बेचने जाते हैं, कुछ किसान उन्हीं चीजों को खरीदने आते हैं, तो उन्हें किसान कहा जाता है। तो ऐसे ही किसान इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। लाभप्रद कीमतें, कृषि निवेश की कीमतें, टैक्स एवं उधार की वापसी की मांग थी इस आंदोलन में। लाभप्रद कीमतें मतलब वस्तु का ऐसा रेट रखो जिससे किसानों को फायदा प्राप्त हो। कृषि निवेश की कीमतें, कृषि में जो हम निवेश कर रहे हैं, जो हम बीज खरीद रहे हैं, जो हम फैक्ट्री से जो हम उर्वरक ले रहे हैं, जो खाद ले रहे हैं, उसकी कीमतों को सही करो। टैक्स और जो उधार है हमारे ऊपर उसे माफ करो, यही मांग था इन लोगों का। सड़क एवं रेल मार्ग को बंद कर दिया गया था। ये जो आंदोलनकारी थे, समाज सुधारक या फिर कह सकते हैं किसान आंदोलन के अंदर जो जुड़े हुए लोग थे, इन्होंने सड़कों को बंद कर दिया, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, महिला मुद्दों को शामिल किया गया। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें महिला के शोषण के विरुद्ध भी आवाज उठाई गई थी, महिला को भी इसमें साथ में लिया गया था ताकि इनकी जनसंख्या और बेहतर हो और इनका आंदोलन और मजबूत हो जाए। तो ये था नया किसान आंदोलन। हम अब आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कामगारों का आंदोलन। क्या हुआ कि 1860 में कारखानों में उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। 1860 में कारखानों में उत्पादन प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ और कच्चा माल भारत से जाकर इंग्लैंड में निर्माण किया जाता था। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड चला जाता था, वहां से वस्तुओं का निर्माण करके फिर भारत में बेचा जाता था महंगे दामों पर। तो बाद में ऐसे कारखाने को क्या हुआ, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में स्थापित किया गया। पहले कहां बनाया गया, मद्रास में, फिर कहां बनाया गया, बंबई में, जो आज का मुंबई है, और मद्रास आज का चेन्नई हो गया है, और कलकत्ता तो आपको पता ही है। यहाँ पे इन फैक्ट्रियों को बनाया गया। कामगारों ने अपनी कार्य दशाओं के लिए विरोध किया। जो वहां पे फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले व्यक्ति थे, उनकी स्थिति सही नहीं थी, उनकी हालत दयनीय थी, उनका शोषण होता था, उनसे ज्यादा काम लेके कम पैसे दिए जाते थे। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। 1918 के शुरुआत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई। मजदूरों के लिए भी एक ग्रुप बना, एक संघ का निर्माण हुआ, जिसमें सारे मजदूर के जीवन के बेहतरी के लिए बात किया जाता था। कार्य के घंटों की अवधि को घटाकर 10 घंटे कर दिया गया। देखिए, घटाकर जब 10 घंटे किया, पहले इनसे 14 घंटे 15 घंटे काम लिया जाता था, अब उसे घटाकर 10 घंटे कर दिया गया। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, जिसमें मजदूर संघों के पंजीकरण की प्रावधान किया गया और कुछ नियम बनाया। क्या हुआ, 1926 में मजदूर संघ अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया, जिसमें जो मजदूर थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनके पंजीकरण का प्रावधान किया कि इन्हें रजिस्ट्रेशन दो, इनके नाम को रजिस्टर्ड करो कंपनी में, और इनके लिए कुछ और भी नियम बनाए गए। ये था कामगारों का आंदोलन। कामगारों का मतलब होता है वो लोग जो काम के लिए फैक्ट्री या फिर बड़े बड़े कारखानों में जाते हैं, उन्हें कामगारों कहा जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जाति आधारित आंदोलन। जाति के आधार पर जो आंदोलन हुआ है उसे भी जानना जरूरी है। अब इसमें देखिए, एक तो पहला है दलित आंदोलन, दूसरा है पिछड़े वर्ग का आंदोलन, तीसरा है उच्च जाति का आंदोलन, और चौथा है जनजातीय आंदोलन। पहले नंबर पे क्या आया, दलित आंदोलन आया। दूसरे नंबर पे क्या आया, पिछड़े वर्ग का आंदोलन आया। तीसरे नंबर पे क्या आया, तो उच्च जाति का आंदोलन आया। और चौथे नंबर पे जनजातीय आंदोलन आया। तो यहाँ पे ये सब क्या था, जाति आधारित आंदोलन था। किसी जाति के आधार पर जब कोई आंदोलन किया जाता है तो उसे हम जाति आधारित आंदोलन कहते हैं। जब जाति जात पात के ऊपर आंदोलन किया जाए, संघर्ष किया जाए, स्ट्राइक किया जाए, हल्ला किया जाए, संघ बनाया जाए, तो इसे क्या कहेंगे, जातीय आंदोलन के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है, दलित आंदोलन। इसको अब जान लेते हैं आगे की स्लाइड में। आगे का स्लाइड हमारा कहता है दलित आंदोलन। देखिए, दलित शब्द जो है, दलित की जो उत्पत्ति हुई है वो हिंदी और गुजराती एवं अन्य भाषाओं के रूप में हुई है। ध्यान समझिएगा, दलित शब्द जो है वो मराठी, हिंदी, गुजराती एवं अन्य भाषाओं के रूप में पहचान प्राप्त करने का संघर्ष है। संघर्ष मतलब लड़ाई है। दलित समानता, आत्मसम्मान, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दलित जो है, दलित का मतलब ये होता है जो पैरे तरे कुचले होते हैं,
छोटे मतलब छोटे जाति के लोग, वो उनके अपने सम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपने सिद्धांत के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चमारों का सतनामी, ध्यान से समझिएगा, मध्य प्रदेश में जो चमार लोग थे, इन्हें भी आप दलित कह सकते हैं, सतनामी आंदोलन किया था इन्होंने अपने जीवन के लिए, सम्मान के लिए, अपने औपृष्यता के उन्मूलन के लिए, अपने समानता के लिए, आत्मरक्षा के लिए। क्या नाम था? सतनामी आंदोलन था। कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। किसने किया था? वहां के चमारों ने किया था। पंजाब में आदि धर्म आंदोलन भी हुआ था अपने समाज की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। महाराष्ट्र में महार आंदोलन हुआ था। महार आंदोलन भी दलित आंदोलन के अंतर्गत ही आता है। आगरा में जाटों की गतिशीलता की आंदोलन हुई थी, यह भी दलित आंदोलन में ही आता है। दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन हुआ था, ब्राह्मण के विरोध में आंदोलन हुआ था। कहां? दक्षिण भारत में। इस प्रकार से आपने देखना, ये दलित आंदोलन था जिसमें मध्य प्रदेश में हुआ, पंजाब में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, आगरा में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ। तो ये सारे आंदोलन किसके ऊपर बेस्ड थे? तो ये थे दलितों के ऊपर, अपने आत्मसम्मान, आत्मरक्षा के ऊपर बेस्ड करके ये सब ना पूरा आंदोलन किया था, जिसमें इन्होंने समानता की मांग की, आत्मसम्मान का मांग किया, अपृष्यता के उन्मूलन। अपृष्यता का मतलब होता है छुआछूत, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे अपने सड़कों से चलने नहीं देंगे, जिसे अपने कुएं से पानी नहीं पीने देंगे, जिसे अपने खेत में घुसने नहीं देंगे। ये सब क्या है? अस्पृश्यता है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पिछड़े वर्ग का आंदोलन। पिछड़े वर्ग का आंदोलन क्या था? तो पिछड़े जातियों, वर्गों की राजनीतिक स्वरूप में उदय हुआ। पिछले जो जाति थे, पिछड़े जाति मतलब छोटे कास्ट के लोग, उनके वर्गों की राजनीतिक इकाई के रूप में उदय हुआ। औपनिवेशिक काल में राज्य अपनी सुरक्षा का वितरण जाति आधारित करते थे। औपनिवेशिक काल में क्या हुआ कि जितने भी राज्य थे, जितने भी राज्यों का निर्माण हो रहा था, वो सुरक्षा का वितरण जाति के आधार पे कर रहे थे, मतलब पिछड़े वर्ग के रूप में कर रहे थे। लोग सामाजिक तथा राजनीतिक पहचान के लिए जाति में रहते थे, जाति का ग्रुप बनाते थे, संघ बनाते थे, ताकि उनकी पहचान सही रहे और उनकी पहचान बची रहे, उनका सम्मान होता रहे। आधुनिक काल में जाति अपनी कर्मकांड विषय वस्तु छोड़ने लगी तथा राजनीतिक गतिशीलता के पथ निरपेक्ष हो गई। पहले के समय में क्या होता था कि लोग जिस जाति में रहते थे ना, उसी जाति के हिसाब से काम को करते थे। लेकिन अब क्या है, ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी प्रकार के काम को कर सकता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। तो यह क्या है कि कर्मकांड अब विषय वस्तु नहीं रही, अब इसमें बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। उच्च जाति का आंदोलन भी जान लेते हैं कि दलित एवं पिछड़ों के बढ़ते प्रभाव से उच्च जातियों ने उपेक्षित महसूस किया है। जो दलित है, जो पिछड़े वर्ग है, जितना भी इनको आरक्षण प्राप्त होने के बाद अब इनको जो ये ऊपर की तरफ बढ़े हैं, इससे क्या हुआ कि उच्च जाति के लोग जो हैं, जो ऊपर के जाति के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, कास्ट हो, ये सारे क्या है, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मतलब उनको अब लग रहा है कि ये लोग हमसे आगे बढ़ गए और हम लोग पीछे हो गए। तो ये उच्च जातियों का भी आंदोलन था, उच्च जातियों ने भी आंदोलन किया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है। जनजातीय आंदोलन में से कई मध्य भारत में स्थित हैं, जैसे छोटे नागपुर, संथाल, परगना में स्थित संथाल, मुंडा, उराव, मीना आदि उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये जनजातीय आंदोलन इन्हीं के माध्यम से हुआ था। मुंडा आंदोलन हुआ, संथाल आंदोलन हुआ, तो ये सारे उदाहरण आपको यहीं से मिलेंगे। मुंडा की बात कर लें तो झारखंड का नाम आएगा। बिहार से अलग होकर 2000 में झारखंड राज्य बना था। 2000 ईस्वी की बात है, पहले ये बिहार नहीं था, बिहार का अभिन्न अंग हुआ करता था। लेकिन 2000 में क्या हुआ, झारखंड का निर्माण हुआ एक अलग राज्य के रूप में, इसके अलग पहचान बनी। आंदोलन की शुरुआत बिरसा मुंडा ने की थी। बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, इनके नाम से यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। तो बिरसा मुंडा ने इसकी शुरुआत की थी। ईसाई मिशनरी ने साक्षरता का अभियान चलाया था। डिक्कुओं ने, जो व्यापारी और महाजन थे, उनके प्रति घृणा की भावना थी यहाँ पे, और आदिवासियों को अलग थलग किया जाता था। यहाँ पे आदिवासियों को अलग समझा जाता था, नीच समझा जाता था, अस्पृश्यता का शिकार होते थे, हीन भावना का शिकार होते थे। इसलिए यहाँ पे जनजातीय आंदोलन को किया गया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पूर्वोत्तर राज्यों के आंदोलन।
इसमें क्या हुआ कि वन भूमि से लोगों का विस्थापन तथा पारिस्थितिकी मुद्दे आए। ये जो जहां के रहने वाले थे, पूर्वोत्तर राज्यों के आंदोलन में आप उत्तराखंड को ले लीजिए, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, जो वहां के मूल निवासी थे, सड़कों बनने के कारण, फैक्ट्री बनने के कारण, रेलवे पटरी बनने के कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई। अंधाधुंध कटाई के कारण वहां के अंदर जो जंगलों में लोग रहते थे, जो उसी पे आश्रित थे, उनको वहां से विस्थापित कर दिया गया। तो ये पूर्वोत्तर राज्य के आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। महिलाओं का भी आंदोलन हुआ है, महिलाएं भी पीछे नहीं थी, इन्होंने भी आंदोलन किया है। 1970 के दशक में भारत में महिला आंदोलन का नवीकरण हुआ, शुरुआत हुआ कब? 1970 के दशक में भारत में पहली बार महिलाओं ने आंदोलन करना शुरू किया। अब क्या हुआ? महिला आंदोलन स्वायत्त थे तथा राजनीतिक दलों से स्वतंत्र थे। इसमें किसी प्रकार के राजनीतिक भेदभाव नहीं था, कोई राजनीति नहीं था। महिलाओं ने अपने हक के लिए, अपने लड़ाई को, अपने आत्मसम्मान को, अपने आत्मरक्षा को बचाने के लिए शुरुआत किया था। महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में अभियान चलाया। महिलाओं के ऊपर जो हिंसा किया जाता था, उन्हें मारपीट किया जाता था, उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें घर से निकाल दिया जाता था, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। स्कूल में प्रार्थना पत्र में माता पिता दोनों का नाम शामिल किया गया। माता के साथ पिता और पिता के साथ माता का भी नाम शामिल किया गया स्कूलों के प्रार्थना पत्र में। यौन उत्पीड़न एवं दहेज के विरोध में भी उन्होंने आवाज उठाया। मैंने अभी आपको बताया कि यौन उत्पीड़न भी किया जाता था इनके साथ, दहेज के विरुद्ध भी इनके साथ बहुत ही हिंसा होती थी। तो इसके लिए महिलाओं ने यहाँ पे आंदोलन किया था। कुछ महिला संगठनों के नाम के बारे में जान लीजिए कि इन महिलाओं ने किस किस प्रकार के संगठन को बनाया, किस किस प्रकार के संगठनों के साथ इन्होंने यहाँ पे आंदोलन किया है। देखिए, विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1971 में बना था। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस 1926 में बना था। ये दो इंपोर्टेंट महिलाओं के संगठन के नाम है जो महिला के हक के लिए बात करते हैं, महिला के हक के लिए आवाज उठाते हैं, महिलाओं के लिए आंदोलन करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 8 सामाजिक आंदोलन के इंपोर्टेंट नोट्स जो थे वो यहाँ पे समाप्त हो गए। देखिए, आशा करता हूं कि आज की वीडियो में जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है या जो जानकारी मैंने दिया है वो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी आप लोगों को पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।